संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचक मंडल में जो दूसरा पॉइंट है वो है राज्यों की विधान सभाओं के, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो तीसरा बिंदु है, जिसमें 70वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, 70वें संवैधानिक संशोधन, 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें एक निर्वाचन मंडल होता है। वो जो निर्वाचन मंडल है, इसमें जो शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संवैधानिक संशोधन, 70वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 में। तो 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसमें ये लोग शामिल होंगे। आगे था, ये हो गया राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब हम देखेंगे, हमने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है ये देखेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आप क्या समझते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है?
संघीय क्षेत्रों व संघीय क्षेत्रों की विधान संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा। एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो मतपत्र है, मतदान है, ये गुप्त रूप से होता है। गुप्त मतदान होता है इसमें, और जो उम्मीदवार है, चुनाव में उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है। चुनाव में उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है, और वो जो न्यूनतम कोटा होता है, उसका न्यूनतम कोटा निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है न्यूनतम कोटा बराबर है दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। देखिए, ये फॉर्मूला किस प्रकार से है। मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से होता है, गुप्त मत प्रणाली के आधार पर होता है, और इसमें उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? न्यूनतम कोटा। तो न्यूनतम कोटा निकालने का जो फॉर्मूला है, न्यूनतम कोटा निकालने का जो सूत्र है, वो है न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। न्यूनतम कोटा निकालने का जो सूत्र है, न्यूनतम कोटा का जो फॉर्मूला है, वो क्या है? दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो इस प्रकार से न्यूनतम कोटा निकाला जाता है।
हो गए। एकल संक्रमण मत पद्धति मैंने आपको बताया कि संसद, राज्यों, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के आधार पर होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मत पत्र यानी कि गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है और इसमें चुनाव में उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है और न्यूनतम कोटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है दिए गए वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। अब आगे जो अपना टॉपिक है वो यह है, निर्वाचन हो गया राष्ट्रपति का। अब पदच्युति यानी कि राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जाता है, तो अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति की पदच्युति यानी कि पद से हटाना। देखिए राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार से हटाया जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो निश्चित है 5 वर्ष होता है, लेकिन कुछ और ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो हम देखेंगे। पदच्युति की पद्धति। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो पद्धति है उसके बारे में पढ़ेंगे हमें। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के जो भी नियम है, संविधान की व्यवस्थाओं का अगर उल्लंघन करता है तो उसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में यह उल्लेख किया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसको समय से पूर्व यानी कि 5 वर्ष से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कैसे हटाया जाएगा? समय से पूर्व तो हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में ये व्यवस्था है, लेकिन कैसे हटाया जाएगा? वो है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। अब देखिए महाभियोग क्या है। अनुच्छेद 61 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करता है या फिर उसके कार्य में त्रुटि पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया, पदच्युत किया जा सकता है। तो ये जो महाभियोग है, महाभियोग क्या है? महाभियोग किस प्रकार से लागू होगा और किस प्रकार से इसको पारित किया जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। महाभियोग देखिए, महाभियोग जो प्रस्ताव है वो संसद के महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी किसी भी सदन में ये पास
लोकसभा के द्वारा। लोकसभा को ले लीजिए या फिर राज्यसभा को, किसी भी सदन को ले सकते हैं आप। तो हम जैसे लोकसभा को ले रहे हैं, पहले लोकसभा के द्वारा अगर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा रहा है तो महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृत करवाने के लिए, महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा सदस्यों, लोकसभा के कुल सदस्यों का, लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का, कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यानी कि 1/4 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, ये प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए 1/4 सदस्यों के द्वारा। ये जो प्रस्ताव है वो क्या, सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए या जरूरी है, होना चाहिए। फिर ये सदन प्रस्ताव स्वीकृति के बाद 14 दिन तक इस पर क्या करेगा, विचार करेगा। यही सदन स्वीकृति के बाद 14 दिन तक क्या करेगा, इस पर विचार करेगा। और 14 दिन के बाद ये सदन अपने जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगा, इस प्रस्ताव को पारित करेगा, पास करेगा 2/3 बहुमत से। किससे? 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगा। और फिर अगर ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, इसमें राज्यसभा में। कौन से सदन में? जैसे हमने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया तो लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया, 1/4 सदस्यों की स्वीकृति मिल गई, 14 दिन तक इसका विचार किया गया। फिर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया और कौन से सदन में आ गया, राज्यसभा। यानी कि लोकसभा के द्वारा लगाया गया था तो दूसरे सदन में आएगा, इसमें राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा इस प्रस्ताव के ऊपर या तो स्वयं समीक्षा करेगी, या तो स्वयं इसकी जांच करेगी, या फिर इसकी जांच के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगी, विशेष समिति नियुक्त करेगी। राज्यसभा इस प्रस्ताव की या तो स्वयं जांच करेगी या फिर इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करेगी। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध हो गए हैं, तो ये जो सदन है अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगा। और जिस तारीख से, जिस दिन से ये प्रस्ताव पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा, उसी दिन से, उसी तारीख से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। तो इस प्रकार से यह है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया देखिए, दोबारा सुनिए। पदच्युत की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। फिर अनुच्छेद 61 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या फिर कोई त्रुटि पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के
समझा जाएगा, राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। तो इस प्रकार से यह है पदच्युति की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया है ये। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की पावर्स, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो दो प्रकार से है। एक तो है नॉर्मल पावर्स, दूसरी है इमरजेंसी पावर, सामान्य शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। तो हम अध्ययन करेंगे सामान्य शक्तियों का, जो नॉर्मल पावर्स हैं। राष्ट्रपति की जो नॉर्मल पावर्स हैं इनका हम अध्ययन करेंगे, सामान्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बना है, 7 नंबर का सीधा क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति की सामान्य कार्यों या शक्तियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां या कार्य। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां या कार्य। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में जो पहली शक्ति है वो है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्ति। देखिए, इसको हम ये बिंदु दे देते हैं। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। देखिए, अनुच्छेद 53 में कल हमने देखा था कि अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका होगी जिसका प्रधान राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति यानी संघीय कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक और वास्तविक, जो इसमें वास्तविक शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से जो कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति है, इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें जो पहली शक्ति है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की
अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, उसमें पहली शक्ति है कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। देखिए, किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस किस की नियुक्ति भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और अन्य भी जो पदाधिकारी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इनको पद चयनित भी करता है। राष्ट्रपति इनको पद चयनित भी करता है। तो इस प्रकार से ये थी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पद चयनित। दूसरी जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है शासन संचालन संबंधी, शासन संचालन संबंधी शक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अधिवेशन बुला सकता है और उनको भंग भी कर सकता है और उनको स्थगित भी कर सकता है और मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा करता है। तो इस प्रकार से यह है शासन संचालन संबंधी शक्ति। अगली जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति की अगली शक्ति है वैदेशिक क्षेत्र में
वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। देखिए राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां चल रही हैं, जिसमें अपनी पहली शक्ति थी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, जिसका तीसरा पॉइंट है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो संघ का नेता होने के नाते, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते, ये विदेशों में भी संवैधानिक शासक होने के नाते ये विदेशों में भी अच्छे संबंध बनाए रखता है और विदेशों में भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है और जो विदेशों के साथ में संधि करने हैं, समझौते करने हैं, तो ये कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि विदेशों में जो भी शासन व्यवस्थाएं करनी है या उनसे संबंध बनाना है, समझौता करना है, कोई संधि करनी है या फिर और कोई उनसे डिस्कस करना है, तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो ये है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति की जो चौथी पावर है वो है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। देखिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति होता है और इसके आदेश पर ही जो कार्य किए जाते हैं, युद्ध करना है या फिर कोई भी कार्य करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। कानून तीनों सेनाओं का सेनापति तो है राष्ट्रपति, लेकिन कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। तो संसद की बिना सहमति के, संसद के बिना आदेश के राष्ट्रपति न तो युद्ध कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। संसद की बिना सहमति के, बिना आदेश के राष्ट्रपति न तो युद्ध कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से यह है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में पहली शक्ति जो कार्यपालिका शक्ति थी उसके 4 बिंदु। अब जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में दूसरी जो शक्ति चलेगी विधायी शक्ति, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।